वो वजीर दाखिला सिंध हो, चाहे वो वजीर आला सिंध हो, चाहे वहां पे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग रेंजर्स के लोग हों, चाहे वो वजीर दाखिला वफाकी रहमान मलिक साहब हो, चाहे वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो। मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस मसले का हल सिवाय सदर पाकिस्तान के किसी के पास है ही नहीं। पता मुख्तलिफ शक्लों में कराची में लिया जाता है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस चीज़ को बड़ा डिटेल से मैंने डिस्कस किया अपनी लीडरशिप के साथ भी, अल्ताफ भाई के साथ भी, और अल्ताफ भाई का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो एक अवामी नुमाइंदे हैं। जितने भी वज़रा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट मेरी नज़र में बेचारे हैं, वो इस मसले को, कराची के मसले को हल नहीं कर सकते। कराची यतीम और लावारिस था और ना है और ना होने देंगे। आदाब, पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। एक कैबिनेट आई, उसने तकरीबन 3 बरस पाकिस्तान का काम किया और उस काम करने के बाद एक एजाज़ी एशाइया खाया और इज्जत से चले गए। किसी ने उनसे नहीं पूछा भाई ये जो 3 साल आपने पाकिस्तान के साथ किया उसका हिसाब ही देते जाएं कि कितना माल डुबोया, कितनी इंडस्ट्री डुबोई, कितने हालात ख़राब हुए। यही आलम हमारे यहाँ भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, इस किस्म की चीज़ों की है। एक वेव आती है, करने वाले 10, 20, 30 करोड़ रुपए का माल समेटते हैं, उसके बाद रहमान मलिक साहब आते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर कराची छोड़ दो वरना, वो फिर मामला ख़त्म हो जाता है। या 6-7 दिन जब कत्लो गारत मिट जाती है तो फिर रेंजर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि जाके संभाल लो, जो करना होता है सो वो हो चुका होता है। भत्ताखोरी या अगवा बराए तावान की भी एक वेव आती है, 10, 12, 14 रोज चलती है और उस पर बयान, हंगामा, शोर, एहतजाज होता है। उसके बाद कहते हैं ओहो बड़ा खतरनाक मामला हो गया भाई, हम इसको देख रहे हैं। और फौरी तौर पे वो जो होता है वो बोरी वोरी समेट के अपना सामान माल लेके, पटारी शटारी बना के, ट्रक पे माल लेके जिसने ले जाना होता है वो जहाँ ले जाता है। ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और मैं पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराता हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि वो सब हिस्सा है। जो कहें नहीं है वो हम एज एन एवरेज पाकिस्तानी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी पहुँचाना, वो नहीं पहुँचा रही उसके बाद लाख कहें। रहमान मलिक साहब ने जो आज बात की वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सर पकड़ूं या क्या कहूँ। वही सिम था, वही पीटीए था, वही पीटीए को ऑर्डर था कि इसको कुछ किया जाए, वही मैंने पिछली बार ऑर्डर दिया था और सिम नहीं रुके और सिमों से फ़ोन आ रहे हैं। मतलब किस किस्म का मजाक है। अगस्त में भी यही था, ये मार्च में भी यही है, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये अब थम जाएगा 2-1 रोज के अंदर, और फिर 3-4 महीने के बाद दोबारा जब जरूरत पड़ेगी माल की तो ये फिर एक वेव चलेगी, माल समेटा जाएगा। फिर रहमान मलिक साहब अगर तब तक इंटीरियर मिनिस्टर हुए तो वो आके ये फरमाएंगे कि ओहो मैंने नोटिस ले लिया है और सही बात है, एक्शन फौरन लिया जाएगा। 2-4 आईजी की मीटिंग होंगी, 2-4 डीजी रेंजर्स की मीटिंग होंगी, वो होगा। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने ना करना हो वो नहीं करती। जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कल फरमाया कि अगर चिट्ठी लिखनी होती तो कब का लिख चुका होता। भाई मैं फांसी नहीं टंगूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर लूंगा। जहां हमारे वज़ीर आज़म के ये ऑप्शंस हो वहां मुल्क में ये क्राइम वगैरह जिससे आम आदमी को फ़र्क पड़ता है उससे उनका क्या ताल्लुक, इंटीरियर मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, इन तमाम बातों से क्या ताल्लुक। ये गम तो मेरे और आपके हैं। सियासतदान से भी तमाम से मेरी शिकायत है, और ख़ास तौर पे एमक्यूएम से मेरी शिकायत है कि जब जब ये होता है बड़े पुरजोश बयानात आते हैं, उसके बाद ठंड हो जाती है और वक्त गुजर जाता है। क्यों? क्या इस बार हतमी फैसला है एमक्यूएम का कि ये अग्रेसिवली इसको संभालना है, या ये फिर रहमान मलिक साहब ने आके बयान दे दिया। और कल हमने यहाँ पे इजहार हसन साहब के साथ भी बात हुई थी, मैं कल ये कहा था कि 2-3 दिन की बात है, ये ठंडा हो जाएगा। अतीक मीर साहब भी थे कि जी हम वो एहतजाज करेंगे। कल वो जो एक वो हड़ताल का ऐलान हुआ है, ताजरों की हड़ताल, वो होगी। उसके बाद क्या होगा? रहमान मलिक साहब एक्शन में आ चुके हैं, एक स्टेटमेंट वो दे चुके हैं कि भाई एक्शन होगा। सदर साहब फ़ोन करेंगे, एक आध ट्रिप होगा, कोई सीडी वगैरह जैसे पहले फारूक सत्तार साहब ने पेश की थी वो होगी। ना सदर साहब ने कुछ करना है, न गवर्नमेंट ने कुछ करना है, वक्त गुजरेगा और ये मामला चलता रहेगा। लेकिन एमक्यूएम ने जो ये फैसला किया है कि मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन उसका देखना है कि अब होगा क्या, क्योंकि रहमान मलिक साहब अब एक्शन में आ चुके हैं। मेरे आज के मेहमान
इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत शुक्रिया, आदिल खान साहब MQM थैंक यू वेरी मच, और इस्लामाबाद में सईद गनी साहब, सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सईद साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इब्तिदा मैं आपसे कहना चाहूँगा आदिल साहब, मैंने शिकायत की, अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत खाऊँ, लेकिन हकीकत ये है कि आपने बहुत बार पेट्रोल की कीमतों पर आपने बोला, आपने भत्ताखोरी पे बोला, टारगेट किलिंग पे बोला, लेकिन कभी भी रूट कॉज ख़त्म ना हुआ। बात दबी, थोड़ी बार मिट्टी डली, लेकिन चिंगारी वहीं की वहीं थी, फिर हवा लगी, फिर भड़क उठी, ये अब फिर भड़क उठी। और ये पहली बार नहीं, ये पूरी बहस हम आज से तकरीबन 6 माह पहले इन तमाम स्टूडियो, मतलब 6 महीने पहले के टीवी शोज आज हम चला दें तो बिल्कुल फिट बैठेंगे। फरमाइए। थैंक यू वेरी मच। देखिए फैसल भाई, आपने जो बात की है ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया रहा कि यहाँ पर ओनरशिप अगर बात की जाती है तो सूबे बलूचिस्तान में जो कोयटा है उसको ओन किया जाता है। कोई भी वजीर आला किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वो अपने कैपिटल सिटी को ओन करता है। ठीक है, वहां की तमाम चीजों को ओन करता है, वहां की तमाम तरक्याती मामलात को ओन करता है, वहां के तमाम जो अवामी मसाइल हैं उसको ओन करता है। ठीक है सर, मैं जिस शहर में बैठ के बात कर रहा हूं, इस शहर कराची का अलमिया ये है कि आज नौबत यहां तक आ चुकी है कि ये इंडस्ट्रियल हब, ये पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेटर इस वक्त इस दहाने पे खड़ा हुआ है कि आपके सुनार जो हैं वो अपनी दुकानें बंद करके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज ऑफ हो रही हैं। मेरा हल्का इंतखाब सुरजानी टाउन, मंगो पीर में सर मार्बल की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज की चेन है। बिल्कुल, आपने सुना कि उनके जो सदर साहब हैं, जो उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट अवे कहा है कि जनाब हम इसको बंद करने को बेहतर समझते हैं। ये नौबत कैसे आई? ओनरशिप की बात आती है, हम इस शहर को ओन करते हैं। इस शहर को कोई लावारिस ना समझे कि अगर हम हुकूमत में किसी भी मौके पर शामिल हैं, हम अगर हुकूमत में किसी भी दर्जे पर ऐसे ही शामिल हैं, गुडविल पे शामिल हैं, एक तरीके से हारमनी के लिए शामिल हैं, उसका मकसद सर ये कतई नहीं है फैसल भाई कि हम यहां पर आंखें बंद करके बैठ जाएं कि कोई भी भत्ताखोर फोन करके मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेट करे कि हमें पता है तुम्हारी बीवी किस रास्ते से जाती है, हमें पता है तुम्हारी बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, हम तुम्हें उठा लेंगे। ये जो बात अभी आपने दिखाई है, वजीर आला साहब हो, वजीर दाखिला साहब हो, प्रोविंशियल कैबिनेट हो, फेडरल कैबिनेट हो, इस शहर के बारे में जब भी बात की जाए, चाहे वो तरक्याती कामों की हो, फर्स्ट MQM का जो मुतालबा था, आपको पता है 3-3.5 सालों के दौरान जब भी हमारी उनके साथ हार्ड टोन इस्तेमाल हुई है, उसकी जो मेन वजह बनी वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर था, कोई और चीज नहीं थी। हम ये चाहते थे कि इस शहर में अमन कायम किया जाए। अमन की बुनियादी वजह हम बता चुके हैं कि अगर ये शहर इस तरीके से चला, जिस तरीके से चलाया जा रहा है, भत्ताखोर, बदमाश, गुंडा माफिया जो है वो इसको हाईजैक करने के लिए पूरे मामलात पे चाह चुके हैं। जिस दुकान पे चाहते हैं पर्ची बमाए टेलीफोन के भिजवा देते हैं। हमने फोर्सेस से भी बात की, जो यहां पर डिप्लॉयड फोर्सेस हैं, चाहे वो रेंजर्स हो, पुलिस के आला काम हो, तमाम को तमाम चीजें दी जा चुकी हैं। ये क्या वजह है कि फोर्सेस का ड्यूरेशन बढ़ रहा है? ये क्या वजह है कि फोर्सेस की पावर्स में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम चीजें अपनी जगह पर कायम है? तो हम फिर एहतजाज ना करें तो हम क्या करें? हमें लोगों ने हमें लोगों ने असेंबली में इसलिए नहीं भेजा कि हम वहां पे जाकर इख्तियार की बंदरबांट में लगे। हमें आपके एहतजाज पर शिकायत नहीं है, मुझे जो शिकायत है वो ये कि आपका एहतजाज सस्टेन नहीं होता, कोई ना कोई मुफाहमत हो जाती है। मुफाहमत का मुझे अब समझ से बाला करे मेरे, कोई ना कोई मुफाहमत हो जाती है और बात वहीं की वहीं रहती है। और आज आपने फिर कहा कि जी सदर साहब के अलावा किसी के पास हल नहीं है। आप मुझे मेरी बात सुनिए, ये जुमला एग्जैक्टली शायद ना हो, लेकिन ये जुमला तारीख में कहा गया है, जिसके बाद आप एक सीडियों और कागजात का सेट लेके फारूक सत्तार साहब बदस्ते खुद जहाज में बैठ के गए थे सदर साहब के पास। आपको याद है वो वक्त, वो शाम, वो मटेरियल दे के आते, वो क्या हुआ उसका? फैसल भाई, पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो लोग देख रहे हैं वो कौन होते हैं? नहीं, नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। ओके ठीक है, मैं पीपल्स पार्टी से घूम के आते हैं। सही साहब क्या कहेंगे? MQM कहती है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ताल्लुक नहीं, आपका ताल्लुक है। देखें फैसल भाई, बात यह है कि आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूं, और इमरान साहब भी कराची में रहते हैं, आदिल भाई भी कराची में रहते हैं। कराची में ये इश्यूज़ कोई नए नहीं है। बदकिस्मती ये है कि ये पिछले 25-30 सालों से मामलात कराची में इसी तरह वक्तन फ़वक्तन बिगड़ते रहते हैं, और एक लहर आती है, चाहे वो रमज़ान का महीना हो,
चाहे वो ईद उल अजहा का मौका हो या चाहे कोई और ऐसा इवेंट हो, तो ऐसे मौक़ों पर कुछ ग्रोह सामने आते हैं जो लोगों से ज़बरदस्ती खाले भी छीनते हैं, फितराने भी लेते हैं, ज़कात भी लेते हैं और जबरन लोगों से वैसे भत्ताखोरी भी करते रहते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सबकी होती है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आते, पर्चियां भिजवा देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं, और अगर उनमें से कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं तो फिर उनको अदालतों में साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिन लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं वो खुद भी उससे पीछे हट जाते हैं और वो ये इसमें अपनी आफियत समझते हैं कि आप अदालतों के चक्कर ना लगाएं और ये सारा काम पुलिस और अदालतों पे छोड़ दें, और इस तरह वो जो ग्रोह होते हैं वो अदालतों से छूट जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ बजाय इसके कि एमक्यूएम इतना ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करे, हमें लोगों को हौसला देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि जो लोग इन कामों में मुलविस हैं कम अज़ कम हम थोड़ा सा उसमें अपनी जानों का रिस्क भी लें, थोड़ी हिम्मत भी करें और उन लोगों को बेनकाब भी करें, और अगर वो अदालतों में आते हैं तो उनके खिलाफ गवाहियां भी दें ताकि वो अपने अंजाम तक तो पहुंच सके ना। अब ये बदकिस्मती है कि पर्चियां आती हैं और इसमें बड़ी हैरत की बात यह है कि पर्चियां कराची के हर इलाके में आती हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से आती हैं, जिहादी तंजीमों के नाम से आती हैं, सियासी तंजीमों के नाम से आती हैं, मजहबी तंजीमों के नाम से आती हैं। तो इसमें आप किसी एक गिरोह को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि जिम्मेदार बुनियादी तौर पर वो हैं जिन्होंने इस कल्चर को परवान चढ़ाया, जिन्होंने ऐसे कामों की बुनियाद डाली और उसके बाद उनकी देखा देखी और लोग भी इस काम के अंदर मुलविस हो गए। ये किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर हमें हालात पर बजाय तेल छिड़कने के नहीं मैं हालात पे चाहिए कि जनाब अली, तेल आपने डाला है, मैं कहां से छिड़क रहा हूं? मैं तो खाली कह रहा हूं कि सही बता दिए तेल कहां डाला है। इस बात को ये मैं नहीं तो फिर कहिए नहीं, रहने वाले लोग देखिए सही साहब, या तो जिम्मेदारी उठाइए, अगर आप डिफ्लेक्ट करेंगे तो मुझे वजाहत से बताइए तेल आप डाल रहे हैं, मैं नहीं डाल रहा हूं। नहीं मैं तो मॉडरेटर हूं। सुने, नहीं मैं